ओके, तो इस वीडियो में करते हैं द बैटलशिप आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन, जो कि बेस्ड है सच्ची घटनाओं पर। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मूवीज एक्सपो हिंदी ये बात बिल्कुल भी क्लेम नहीं करती कि ये घटना सच में हुई थी या नहीं। मैं बस स्टोरीज को एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि वो होती है, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई डू कमेंट ऑन सर्टेन थिंग्स दैट आई फाइंड गुड और बैड। इसलिए व्यूवर्स को सलाह दी जाती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये मूवी आपकी रूह कपा देगी। और कहानी का प्लॉट बेस्ड है 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जब जापान का आतंक सर चढ़ के बोल रहा था। जापान वैसा देश नहीं था जैसा कि वो आज है। जापान में ऐसे क्रूर लीडर्स रहे हैं जिन्होंने आतंक की सारी सीमाएं पार कर दी थी, फिर चाहे वो लाखों करोड़ों लोगों को जिंदा मारना हो या फिर बच्चों के साथ बलात्कार करना, वो किसी भी चीज को करने से पीछे नहीं हटते थे। जापान ही पहला ऐसा देश बना जो कि ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, ताकि वो अपने सैनिकों को और भी ताकतवर बना सके लड़ने के लिए। और ऐसा करने के लिए वो अटैक किया करता था अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, जितने भी कलर्ड पार्ट्स हैं वो सभी देश एक वक्त पर गुलाम थे जापान के, जिनमें से मेनली अफेक्टेड कंट्रीज रही चाइना और कोरिया। जैसे कि चाइना में उसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स लैब बनाई ताकि वहां के लोगों को वो महामारी से मार सके। और ये कहानी मोस्टली फोकस करती है कोरिया पर, तो हम भी कहानी पर आते हैं, जो कि शुरू होती है जापान के हाशिमा आइलैंड से। ये जगह जापान के लिए सोने की खदान के बराबर था और यहाँ से वो निकालते थे कोयला, पर खुद मेहनत करके नहीं, बल्कि दूसरे देशों से पकड़े गए लोगों के द्वारा। जैसे कि ये सभी लोग कोरियंस होते हैं जिन्हें मार पीट कर यहाँ पर काम करवाया जा रहा होता है, वो भी जमीन के 800 मीटर नीचे, ताकि वो यहाँ से कोयला निकाल सके। और ऐसा करने के लिए वो बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते, जिनमें से एक बच्चे की खदान में दबने से हो जाती है मौत। पर इस बात से जापानीज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों के बराबर है, जो कि वो हजारों के तादाद में ला सकते हैं किसी भी तेज से उठाकर। इसलिए कुछ लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं ताकि वो जापानीज के हाथों से मरने से बच जाएं, जिसमें से उनका साथ देता है ये ओल्ड मैन, जो कि एक तरह से कोरियंस का लीडर होता है, एक नेगोशिएटर बिटवीन कोरियन वर्कर्स एंड जापानीज हिटलर्स। और इस पर्सन का नाम होता है युन हाक चुल, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा इन डिटेल। अभी के लिए इन बच्चों को यहाँ से भागने में हेल्प करता है एक पर्सन, और एक जगह तक लेकर जाता है जहाँ से वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं समुद्र के रास्ते। और ऐसा करते वक्त एक लड़का पकड़ा भी जाता है, जिसे वो इमीडिएटली शूट कर देते हैं देखते ही। तो ये दोनों यहाँ से निकलकर भागने लगते हैं समुद्र में और एक लकड़ी के सहारे तैरने लगते हैं ताकि वो किनारे तक जा सके। पर इससे पहले वो ऐसा कर पाते, ठीक यहीं पर आती है एक बोट और वो जापानीज इन दोनों को जाल में पकड़ कर ले जाते हैं। और इसीलिए इस आइलैंड के बारे में एक कहावत कही जाती है कि यहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं होता, जिसका रीजन मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। अभी के लिए कहानी शिफ्ट होती है कोरिया की ओर, जब कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ था। और यहाँ पर कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है मिस्टर ली, तो वहीं ये लड़की होती है इसकी बेटी, जिसका नाम होता है सुही। और इन लोगों का होता है एक बैंड ग्रुप, जो कि एक तरह से फेमस होता है अपने नाम से। बट मिस्टर ली तो किसी और ही वजह से फेमस होते हैं। जैसे कि ये ऑफिसर मिस्टर ली को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने किसी सीनियर ऑफिसर की वाइफ के साथ छेड़छाड़ किया होता है, और पकड़े जाने से बचने के लिए वो उसे रिश्वत देता है ताकि वो उसे और उसके पूरी बैंड को यहाँ से सेफली निकाल ले। और ये ऑफिसर उसे भेजता है जापान, ये कहते हुए कि तुम्हारा बैंड वहाँ पर काफी अच्छा काम करेगा। और जो पॉइंट आपको समझना है वो ये कि कोरिया अभी भी जापान के कंट्रोल में है, इसलिए जिस जहाज में ये लोग जापान जा रहे होते हैं वो जापानीज लोगों का ही होता है। और इसलिए मिस्टर ली अपने सभी साथियों से उनके बचे हुए पैसे मांगता है ताकि सेफली उसे अपने म्यूजिक बॉक्स में छुपा सके। और सबसे उस बॉक्स का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो बॉक्स गुम गया तो इनकी जिंदगी भर की कमाई पूरी तरह से इनके हाथ से चली जाएगी। और किसी बात को लेकर इसी जहाज में होती है लड़ाई, और मारने पीटने वालों में से एक पर्सन होता है कोरियन गैंगस्टर, जिनको इस तरह से लड़ता हुआ देख जापानीज उन पर पानी डालते हैं, ये वार्निंग देते हुए कि अगर फिर से लड़े तो सबको राइट डिक्लेयर करते हुए शूट कर दूंगा। और ये बात सुनकर सीधा इनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है ये पर्सन, जो कि होता है एक गैंगस्टर, और सीधा उन्हें लड़ने की चुनौती देता है कोरियन लैंग्वेज में, जो कि वो जापानीज लोग समझ नहीं पाते। इसलिए ये सबसे कहता है कि अगर किसी को जापानीज आती है तो वो आगे आए, ताकि वो इसकी बातों को उन जापानीज को समझा सके। और इसे यहाँ पर रोकने के लिए आवाज उठाती है ये लेडी कि अगर वो चुप नहीं हुआ तो वो सभी को मार डालेंगे, जिससे ये उससे बदतमीजी करने लगता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके बालों को पकड़ लेता है। तो वहीं वो लेडी भी कम नहीं होती और सीधा उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ लेती है उसकी हेकड़ी निकालने के लिए। और ये दोनों ही कैरेक्टर आगे चलकर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी मूवी में।
अभी के लिए कहानी शिफ्ट होती है जापान के शिमोनोसाकी बंदरगाह पर, जहां पर मिस्टर ली एक कागज दिखाता है एक ऑफिसर को, ये कहते हुए कि उसे डिटेक्टिव सुगियामा ने भेजा है। और एक तरह से ली को लग रहा होता है कि ये चिट्ठी दिखाने पर वो अपने मेंबर्स के साथ एक सेफ जगह पर जा पाएगा। पर इसे कहाँ पता होता है कि हजारों लोग सेम इसी तरह की चिट्ठी लेकर यहाँ पर आए होंगे और इन सभी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर ट्रेन से फिर से किसी दूसरे बंदरगाह पर ले जाया जाता है और फिर वहाँ से हाशिमा आइलैंड की ओर, जहाँ पर जापानीज इनको देखते ही इनकी जहाज पर टूट पड़ते हैं ताकि वो वुमेन को अलग करके अपने साथ ले जाए उनका शोषण करने। तो वहीं आदमियों को काफी मारा पीटा जाता है जो कि इस बात का विरोध करते हैं। एक तरह से ये सिचुएशन समुद्री लुटेरों की तरह होती है जो कि कुछ भी करते हैं अपने मकसद में। और इन सब को देख तो आप इन जापानीज को डेफिनेटली सैनिक तो नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सैनिक इस तरह से किसी का शोषण तो नहीं करते। और इस आइलैंड में ले जाकर फिर से इन सभी लोगों को मारा पीटा जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। और इन सब से बचने के लिए मिस्टर ली एक और कागज लेकर एक कोरियन पर्सन से मिलता है जो कि वहाँ का होता है एक गार्ड, और उसे बताता है कि उन्हें गलती से पकड़ लिया गया है। वो कोई सैनिक नहीं है, वो तो बस म्यूजिशियंस हैं जो कि पेनिनसुला होटल में परफॉर्म करने जा रहे थे। और इस बात से इस पर्सन को सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि ये पर्सन है एक म्यूजिशियन, और इसलिए वो उसे कुछ बजाने के लिए कहता है। और ये बात सुनते ही ली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है ताकि वो लोग उन्हें एटलीस्ट ना मारे पीटे। तो वहीं इन सभी वुमेन को एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और उनके कपड़े उतरवा कर उनके मेडिकल चेकअप किया जाता है, ये जानने के लिए कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। दूसरे शब्दों में समझें तो सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट्स की जांच की जाती है ताकि जापानीज उनको सेक्स स्लेव की तरह यूज कर सके। तो वहीं ली वो सब कुछ करता है जो कि उसके हाथ में होता है, और इस पर्सन को मनाने के लिए वो अपना रोलेक्स वॉच भी दे देता है, ये कहते हुए कि अगर वो एक बोट का बंदोबस्त कर दे तो वो यहाँ से निकल सकता है। और ये सारी बातें वो इसे इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये पर्सन होता है एक कोरियन, और ली को लग रहा होता है कि वो अपने कोरियन साथियों की जरूर मदद करेगा यहाँ से निकलने में, जो कि वो पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। और यहाँ पर आता है एक जापानीज ऑफिसर और ली को एक सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है जिसका टाइटल होता है चेरी ब्लॉसम। और ये सॉन्ग एक तरह से जापान में अभी भी सुना जाता है उनके नेशनल सॉन्ग की तरह, इसलिए ली अपनी सारी ताकत लगाकर उस सॉन्ग को प्ले करता है ताकि वो जापानीज लोगों को, उन सोल्जर्स को इम्प्रेस कर सके। एंड इंडीड वो ऐसा करने में भी कामयाब हो जाता है। और इस गाने को सुनकर यहाँ पर आता है इस आइलैंड का हिटलर, जो कि अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि लगता है कोरिया से यहाँ से कुछ काबिल म्यूजिशियंस भी आए हैं। और इस बात को सुनते ही ली आगे बढ़ता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने, इस उम्मीद में कि वो उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब रहा। बट ये बात पूरी तरह से सच नहीं होती और एक पर्सन उसे बीच में ही लात मार के हटा देता है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। और ये पर्सन सबका स्वागत करता है इस आइलैंड में, खुद के बारे में बताता हुआ कि वो इस आइलैंड का मैनेजर है और सबको बताता है कि उन्हें यहाँ पर क्या काम करना है। पर उससे पहले सबके कपड़े उतरवाए जाते हैं और उन पर सफेद रंग की पाउडर डाली जाती है उनको इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए। तो वहीं लड़कियों को लेकर जाया जाता है जापानीज कॉलोनी में, जहाँ पर जापानीज लोग उन पर गंदा पानी और सड़ी गली चीजें फेंकते हैं। एक तरह से उन लोगों को घिन भरी नजरों से देखा जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेक्स स्लेव्स की तरह लाया गया होता है। और इसीलिए एक वुमेन सभी लड़कियों को वार्निंग देती है कि कुछ भी हो जाए प्रेग्नेंट मत होना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हारे पेट को काटकर बच्चे को बाहर निकालेंगे और फिर से तुम्हारे साथ वही सब किया जाएगा। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है कोरियन कॉलोनी की तरफ, जहाँ पर सभी आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह भर कर लाया जाता है। और इस जगह की बात करें तो ये किसी नर्क से कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सोने के लिए गीला फर्श दिया जाता है और खाने पीने के लिए गंदा खाना, जिसे खाकर तो हम जैसे लोग बस कुछ ही दिन में बीमार हो जाए। और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद सबको माइंस के अंदर ले जाया जाता है ताकि उनसे काम करवाया जा सके। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है नहाने वाली जगह पर, जहाँ पर एक पर्सन फिसलने की वजह से गिर जाता है और इस वजह से टूट जाता है उसका चश्मा, और इसी वजह से वो उठाता है आवाज कि बिना चश्मे के वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात सुनते ही गांगजू नाम का ये गार्ड उसे बुरी तरह से मारने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई आवाज उठाने की। और उसको इस तरह से मारता हुआ देख आगे आता है ये गैंगस्टर जिसका नाम होता है चॉय, और उसे कहता है कि तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, वो सिर्फ एक बच्चा है। और उसको इस तरह से गरजता हुआ सुन यहाँ पर आता है एक जापानीज पर्सन और उसको अपनी बात समझाने के लिए चॉय बुलाता है ली को, ताकि वो उसकी बातों को जापानीज में ट्रांसलेट कर सके। और चॉय ली के जरिए उस जापानीज ऑफिसर को चुनौती देता है कि वो उस कोरियन गार्ड से लड़ेगा, और अगर वो जीता तो आज के बाद कोरियंस को वो लीड करेगा, और अगर वो हारा तो वो भी उस गार्ड को अपना बॉस मानेगा। और ये बात सुनकर गुस्सा होता है गांगजू नाम का ये कोरियन गार्ड, क्योंकि वो होता है इस जगह का बॉस, और अगर वो चॉय से हार गया तो एक तरह से उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। पर इस बात से इस जापानीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए वो उसकी चुनौती को मान लेता है। और फिर यहाँ पर जो लड़ाई होती है उसे देखकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये फाइट सीन इतना रियलिस्टिक होता है कि आप खुद उन लोगों का दर्द महसूस कर पाएंगे।
और इस खतरनाक फाइट में जो एंड तक टिका रहता है वो पर्सन होता है चॉय। और इन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख छुड़ाने के लिए आगे आता है ये ओल्ड मैन जिसका नाम होता है युन हाक चुल। और इन्हें भाषण देने लगता है कि वो जापानीज यही तो चाहते हैं कि हम कोरियंस आपस में इसी तरह से लड़कर मर जाएं। एक तरह से ये कह रहा होता है कि हम कोरियंस को इस तरह से आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और इस बात पर चॉय कहता है कि ये कमीना कोरियन नहीं हो सकता। और इस बात से चॉय को फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कोरियन है भी या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस लड़ाई को जीत चुका होता है और अब वो होता है इस जगह का नया बॉस। और उसकी जीत की खुशी मनाते हैं ली और उसके बैंड के लोग, इस उम्मीद में कि एटिस अब ये तो उन्हें नहीं मारेगा। तो वहीं सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ, जहाँ पर मैनेजर और उसके जैसे हाई रैंक जापानीज सोल्जर्स को उन वुमेन को सर्व किया जाता है इससे पहले कि कोई और उन्हें हाथ लगाए। और इस सीन को आप जितना गंदा समझना चाहते हैं समझ ले, क्योंकि मैं इसे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और इन सभी लड़कियों में से एक होती है ली की डॉटर सूही, जो कि ये सब कुछ देखकर बुरी तरह से डर जाती है। और जैसे ही लोग उसी के गाए हुए गाने को प्ले करते हैं तो सूही को बचने का एक रास्ता नजर आता है और वो भागते हुए स्टेज पर जाती है, ये कहते हुए कि उसी ने वो गाना गाया है और वो सभी तरह के काम कर सकती है। बट सिंस की जापानीज उसकी बात को समझ नहीं पाते, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है। और इसीलिए उसकी मदद करने के लिए आगे आती है ये लेडी, जो कि होती है एक कोरियन एक्ट्रेस और सूही की बातों को ट्रांसलेट करती है A to Z, जिसमें वो सभी तरह के काम कर सकने की बात करती है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और ऐसे ही बहुत सारे घरेलू काम, ताकि वो किसी तरह से उन्हें कन्विंस कर सके कि सेम ही चीज उनके साथ वो ना करे। और वो मैनेजर म्यूजिशियन वाली बात सुनकर मान जाता है उसको अब्यूज ना करने के लिए और बुलाता है मिस्टर ली और उसके पूरे बैंड को ताकि उनसे परफॉर्मेंस करवा सके। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है चाइना की ओर, जहाँ पर OSS ट्रेनिंग कैंप चल रही होती है कोरिया को जापान से आजाद करने के लिए। और इनको इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि अमेरिका ने एक सबसे खतरनाक बॉम्ब डेवलप किया है जो कि 200 किलोमीटर तक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर वो बॉम्ब जापान पर गिराते हैं तो जापान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और इस बात को सिंपल में समझे तो ये लोग यहाँ पर एटम बॉम्ब की बात कर रहे होते हैं, जो कि आगे चलकर अमेरिका गिराता है जापान पर। साथ ही सोवियत नेशन भी जापान पर अटैक करने का प्लान बना रही होती है और इनका मानना होता है कि अगर अमेरिका और सोवियत नेशन एक साथ आ गई तो जापान को कोई नहीं बचा सकता हारने से। और यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है पाक मू योंग। और इसे एक मिशन दिया जाता है एक पर्सन को छुड़ाने का, जो कि कोरिया का होता है एक लीडर, जिसे जापानीज लोगों ने सीक्रेटली कहीं पर छुपाया होता है। और अमेरिका के इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो जगह होती है नागासाकी के पास एक आइलैंड में। और जिस पर्सन को इसे लाना होता है वो पर्सन होता है युन हाक चुल। तो वहीं इस आइलैंड में ये जापानीज ऑफिसर्स मना रहे होते हैं जश्न किसी बात का, और परफॉर्मेंस के लिए मिस्टर ली और उसके बैंड को कहा जाता है। और इसीलिए मिस्टर ली अपने सभी लोगों को कहता है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, क्योंकि ये उनका लास्ट चांस हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है माइन के अंदर, जहाँ पर हम उस कोरियन सोल्जर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका होता है मिस्टर युन को ले जाने। और इस जगह की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि ये पर्सन खाने के नाम पर चूस रहा होता है डायनामाइट, ताकि एडिस उसका पेट भर जाए। और ठीक यहीं पर होती है एक एक्सीडेंट, जब ये लोग ट्रॉली में कोयला भरने लगते हैं और वो ट्रॉली आगे बढ़ते हुए कई सारे लोगों को कुचल देती है। और इस बीच यहाँ पर गैस भी रिलीज होती है, जिससे ब्लास्ट की वजह से मरने वालों की संख्या और भी बढ़ जाती है। और यही बात जब इस मैनेजर को बताया जाता है तो ये गुस्सा होता है इन सब पर कि छोटी छोटी बातें क्या उससे बताना जरूरी है। और सिंस की वो माइन ज्यादा कोयला प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती, ये उस माइन को बंद करने की बात करते हैं कि कोरियंस को बचाने की कोई जरूरत नहीं। और ठीक ऐसा ही करते हुए ये लोग डायनामाइट से उस माइन के एग्जिट को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ताकि कोई भी वहां से निकल न सके। पर जो लोग अंदर होते हैं वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते, और पहले से काम कर रहे लोग ये बताते हैं कि अगर वो एक जगह पर खुदाई करें तो वो दूसरे माइन में जा सकते हैं। और बचने के लिए ये लोग ठीक ऐसा ही करने लगते हैं, और इसी वजह से यहाँ से निकलती है नेचुरल गैस। और इस गैस को देखकर पाक मोयोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो इस गैस में एक्सप्लोजन करें तो इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस पर चॉय कहता है कि वो गैस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक्सप्लोजन कर सके। और ये बात सुनते ही ये पर्सन निकालता है उस डायनामाइट को जो कि वो खाने के लिए लाया था यहाँ पर, और सारा बंदोबस्त करके मोयोंग एक मशाल फेंकता है उस डायनामाइट पर, जिसे दूसरे माइन तक जाने का बन जाता है एक रास्ता। और ये सभी लोग सेफली निकल जाते हैं उस दूसरे माइन के सहारे। और इस हादसे को लेकर आगे आता है ये कोरियन लीडर, ये कहते हुए कि अगर जल्दी ही मरने वाले लोगों की लिस्ट जारी नहीं की गई और सभी को कंपनसेशन नहीं दिया गया तो वो काम करने से मना कर देगा। और इस बात का समर्थन करते हैं वो सभी कोरियंस जो कि उसके साथ होते हैं। तो वहीं इस पर्सन को एक बार फिर से बना दिया जाता है कोरियन लेबर्स का हेड। और यही बात जब चॉय उससे पूछने के लिए जाता है तो ये पर्सन करता है उस पर अटैक, क्योंकि ये उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक शराब खाने में, जहाँ पर चॉय जाता है शराब पीने। और ये जगह एक तरह से वैश्यालय भी होता है, जहाँ पर मारते पीटते हुए नीचे लाया जाता है एक लेडी को। और इस लेडी को बचाने के लिए आगे आता है चॉय और उसे वापस ले जाता है अपने साथ। और ये वही लेडी होती है जिसकी लड़ाई चॉय से हुई थी बोर्ड पर।
पर जॉय इसे अब्यूज नहीं करता बाकियों की तरह, वो सिर्फ यहाँ पर आराम करता है मच्छरों के बारे में कंप्लेन करते हुए, जिससे मालनियो नाम की लेडी अपने बारे में बताने लगती है कि किस तरह से उसे काम देने के बहाने चाइना ले जाया गया, ये कहते हुए कि वो जापानीज आर्मी बेस पर काम करेगी। पर काम देना तो दूर, वो उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया करते थे और जिस जगह पर उन्हें रखा जाता था उस जगह पर उन्हें मच्छर इतनी बुरी तरह से काटते थे कि इस जगह के कंपैरिजन में तो वो जगह नर्क के बराबर थी, जिनमें से कुछ अलग तरह के मच्छर भी होते थे जो कि एक बार काट लेते तो पूरी बॉडी बुखार से तड़पने लगती। और बताती है कि किस तरह से जब वो लेडी बीमार हुई तो जापानीज सोल्जर्स ने उसे किलो के बिस्तर पर लेटाया, ये कहते हुए कि वो झूठ बोल रही है और वो लड़की ठीक उनकी आंखों के सामने मर गई चीखते चिल्लाते। और किस तरह से उन्हीं लोगों ने फोर्सफुली उसकी बॉडी पर टैटू बनाया और जब वो किसी तरह से वहां से भागकर कोरिया गई तो फिर से एक कमीने ने उसे जापानीज सोल्जर के हाथों बेच दिया। और ये सारी बातें बताते हुए वो एक तरह से जॉय पर तंज कसती है, ये कहते हुए कि उसने अभी तक तो दुनिया देखी ही नहीं। तो वही ये सोल्जर यहाँ पर आते ही लग जाता है अपने काम पर और इस कोरियन लीडर को अपना प्लान बताता है कि वो किस तरह से यहाँ से निकल सकते हैं। तो वही ली को बुलाता है इस आइलैंड का मैनेजर और उसे कहता है कि जंग शुरू हो गई है और इस तरह से इस आइलैंड में रहना उसके और उसकी बेटी के लिए ठीक नहीं, और इसलिए वो उसकी बेटी को किसी हाई रैंक ऑफिसर के पास भेजने की बात करता है उसकी एडॉप्टेड डॉटर बनाकर, जबकि असल में ये कमीना ली की डॉटर को एज ए सेक्स स्लेव भेज रहा होता है और ये बात ली बहुत अच्छे से जानता होता है, इसलिए वो डर जाता है ये बात सुनकर। पर वो कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय अपनी बेटी के साथ सबसे अच्छा टाइम गुजारने के अलावा। और ठीक इसी से हेल्प मांगने के लिए आगे आता है वो सोल्जर, ये कहते हुए कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए, बट यही चीज वो उसे डायरेक्टली नहीं बताता कि उसे किस चीज की हेल्प चाहिए, क्योंकि इसे डर होता है कि कहीं उनका प्लान लीक न हो जाए। बट ये सीक्रेट ली को पसंद नहीं आता और इसलिए वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है कि जब तक वो उसे सच्चाई नहीं बताएगा वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, जिससे इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता उसे सच बताने के अलावा। और साथ ही ये सोल्जर उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो वो उसे अपने ही हाथों से मार डालेगा। और ठीक यहीं पर आते हैं वो जापानीज सोल्जर जो कि इनसे पूछताछ करने लगते हैं कि वो किस बात को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं अंधेरे में, जिससे ली उनसे झूठ बोलता है कि वो लोग जुए को लेकर लड़ रहे थे ताकि बात आगे न बढ़े। और इस सोल्जर के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे और उसकी बेटी को भी साथ ले जाए तभी जाकर वो उसकी हेल्प करेगा। और यहाँ से शुरू होता है एक लंबा सफर एक चाबी वाले को ढूंढने का ताकि उसके जरिए वो एक रूम की चाबी बनवा सके। और जब ये फाइनली चाबी बनवा लेते हैं तो असली खेल शुरू होता है यहाँ से निकलने का। पर उससे पहले इन्हें इन्फॉर्म करना होता है कुछ लोगों को जो कि बाहर से इनके यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर सके। और उस काम के लिए पार्क मुयोंग आगे बढ़ता है एक रूम की ओर ताकि वो यहाँ से टेलीग्राफ करके अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर सके। और इसे इस रूम में कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कोरियन वर्कर्स के बारे में। तो वही बाहर शुरू हो चुकी होती है जंग और अमेरिकन बॉम्बर प्लेन्स को देखकर ये जापानीज सभी तरह के काम को रोक देते हैं, इवन घरों की लाइट्स को भी ऑफ कर देते हैं ताकि वो बॉम्बर प्लेन्स इन पर बॉम्बार्डिंग ना करते। और इसी का फायदा उठाकर ये सोल्जर उस कोरियन लीडर को अपने साथ ले जाता है कहीं पर और उसको इस तरह से भागता हुआ देखता है ली, और इसलिए वो भी अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है ताकि वो दोनों भी इस आइलैंड से बाहर निकल जाएं। पर अभी इस आइलैंड से बाहर जाने का टाइम नहीं आया होता और ये सोल्जर यून को अकेले मिल जाकर पूछताछ करने लगता है कोरियन वर्कर्स के रिकॉर्ड को लेकर और उससे पूछता है कि कोरियन वर्कर्स के पैसे उनके अकाउंट में जाने की जगह किसी और के अकाउंट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे पैसे जा रहे होते हैं इस आइलैंड के मैनेजर के अकाउंट में और इस यून के अकाउंट में, जिसके बारे में ये कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जरूर ये सब उस मैनेजर का किया धरा होगा। जिस पर ये उससे फिर से पूछताछ करने लगता है तो फिर सभी रिकॉर्ड्स पर तुम्हारे सिग्नेचर कैसे, और इस बात पर ये फिर से कहता है कि ये सब भी उस मैनेजर ने नहीं किया होगा। एक तरह से ये कह रहा होता है कि वो जापानीज के साथ नहीं मिला, तो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ये सोल्जर उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता और उससे पूछता है कि जापानीज लोग कोरियन को इतनी बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उसके बावजूद भी कोई राइड या स्ट्राइक क्यों नहीं होती, इतने सालों में कोई पर्सन यहाँ से भागने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। और इस क्यों का आंसर होता है ये सेल्फिश लीडर जो कि जापानीज के साथ मिला होता है पैसों के लालच में, और उसे सच कबूल करवाने के लिए ये सोल्जर निकाल लेता है एक गन। और ठीक यहीं पर आता है ली अपनी बेटी के साथ, जिसको यहाँ पर आता देख यून इस सोल्जर को अमेरिका का जासूस बताता है, ये कहते हुए कि वो उसे यहाँ पर मारने के लिए आया है। और ली को इस बात की रिपोर्ट करने के लिए कहता है कि अगर वो इस बात की रिपोर्ट जापानीज को करेगा तो वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। पर ये सोल्जर उसको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये पर्सन जापानीज के साथ मिला हुआ है। और ठीक यहीं पर आता है एक और पर्सन जो कि साथी होता है इस लीडर का, और सोही को मारने की धमकी देता है कि अगर उसने यून को कुछ भी किया तो वो उसे मार डालेगा, जिससे ये सोल्जर उन्हें सच दिखाने के लिए वो रिकॉर्ड्स उनके सामने फेंकता है ताकि वो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख ले। और ठीक यहीं पर होती है बॉम्बार्डिंग, जिससे बचने के लिए यून अटैक कर देता है उस सोल्जर पर और हमें काफी अच्छी हाथापाई देखने को मिलती है जिसमें उन्हें उन बॉम्बार्डिंग से ही बचना होता है। और जैसे ही गन यून के हाथ लगती है वो शूट कर देता है उस सोल्जर को ताकि उसकी सच्चाई किसी को भी पता न चले, और उसको इस तरह से करता हुआ देखता है ली।
और जैसे ही इस लीडर का साथी उसके पास आता है वो उसे भी शूट कर देता है ताकि किसी को भी उसकी सच्चाई पता न चले। तो वहीं इस बम्बार्डिंग से बचने के लिए वो जापानीज अपने बनाए हुए बंकर की ओर भागते हैं ताकि वो इस बम्बार्डिंग से बच सके। पर वो लोग कोरियंस को अपने साथ बिल्कुल भी आने नहीं देते, जिससे कोरियंस में से अनगिनत लोग बस देखते ही देखते मर जाते हैं। और इन्हीं सभी लाशों के ढेर में ढूंढता हुआ जाता है मिस्टर ली को ये बूढ़ा, क्योंकि इसे डर होता है कि अगर मिस्टर ली अभी भी जिंदा हुआ तो वो उसकी सच्चाई हर किसी को बता देगा। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे, जहाँ पर बचने के लिए मिस्टर ली अपनी बेटी के साथ कहीं पर छुपा होता है। तो वही कोरियंस कर रहे होते हैं राइट उन जापानीज के खिलाफ, और इसी बीच एक जापानीज लड़की को देखता है ये पर्सन और उसको उठाकर कहीं पर ले जाता है उसका रेप करने, और उसका मुंह बंद करने के चक्कर में वो उसको मार ही डालता है। और उस लड़की को मारने का इल्जाम लगाता है वो चॉय पर, ये कहते हुए कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा। और ये सीन एक तरह से गुस्सा दिलाता है कि किस तरह से ये जापानीज कोरियंस के मरने पर उनकी बॉडी को कचरे की तरह जला रहे थे, और इस जापानीज लड़की के मरने पर अदालत बिठाई जाती है उसके इंसाफ के लिए। शर्म की बात तो ये होती है कि ये पर्सन अपने किए हुए कांड के लिए चॉय को फंसा रहा होता है, वो भी एक कोरियन होने के बावजूद, और फिर ये उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी करता है उस बात को कबूल करने के लिए, जिससे चॉय यहाँ पर कसम खाता है कि वो उसे इतनी बुरी मौत देगा कि उसे पछतावा होगा अपना पैदा होने पर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन लोगों की तरफ जो कि सभी तरह के रिकॉर्ड्स को जला रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया है और वो जल्दी ही इस जंग को हार जाएंगे। इसीलिए उस आइलैंड में रखे गए सभी लोगों की डिटेल्स जला दी जाए ताकि कोई भी सबूत ना मिले। और इसका मतलब ये कि सभी कोरियंस को मारने का प्लान बना चुके होते हैं ताकि कोई भी उनके करतूतों के बारे में अमेरिका को ना बता दे। और ये सारी बातें सुनते हैं ये लोग कि कल सुबह वो सभी कोरियंस को माइंस के अंदर ही मार डालेंगे, और इसलिए इनके पास सिर्फ आज का ही टाइम होता है सबको बचाने का। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रात के टाइम, जहाँ पर यून सबको भाषण दे रहा होता है कि वो चॉय के रिहाई के लिए फेयर ट्रायल्स की मांग करेगा, सबको इक्वल राइट्स दिलाएगा और घायलों को वापस कोरिया भिजवाएगा। और ये सब करने के लिए उन्हें सबसे पहले जापानीज का भरोसा जीतना होगा, इसलिए ये सुबह होते ही सबको कोल माइंस के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ पर काम करके जापानीज का भरोसा जीत सके। और ठीक यहीं पर आता है मिस्टर ली और वो सोल्जर इसकी असलियत सबके सामने लाने, और हर किसी को यून और उस मैनेजर के प्लान के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो दोनों सभी कोरियंस को मारना चाहते हैं। और यहाँ पर यून अपनी आंख को बचाने के लिए उन दोनों को जासूस बताता है कि वो दोनों यहाँ पर उसे मारने के लिए आए थे, पर इनके पास भी सबूत होता है अपनी बात को साबित करने के लिए। और जैसे ही लोग सच्चाई से वाकिफ होते हैं ये सोल्जर उस यून को मार डालता है बिना कोई देरी किए। पर सभी लोगों को भागने के लिए कन्विंस करना इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर वो जापानीज लोग इन्हें देख लेंगे तो वो उन्हें मार डालेंगे। और साथ ही यून के लोग तो होते ही हैं सबको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, और इसलिए ये जापानीज से रिक्वेस्ट करने की बात करते हैं ताकि वो लोग उन्हें यहाँ से जाने दें। और इतनी मेहनत करने के बाद तो ये सोल्जर किसी को ही मरने नहीं दे सकता, इसलिए वो यून के लोगों को बांधने के लिए कहता है ताकि वो भागकर जापानीज को सब कुछ बता न दे, और सबको अपना प्लान बताता है कि वो किस तरह से यहाँ से निकल सकते हैं, और सबको रेडी रहने के लिए कहता है जंग के लिए, क्योंकि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं होने वाला होता। और ये सारी तैयारी वो रातों रात ही करते हैं, क्योंकि सुबह होते ही उन जापानीज का प्लान होता है इन्हें माइंस के अंदर ही मरवा देने का। और इसलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए उन जापानीज पर अटैक कर देते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने के लिए जरूरी हथियार चुरा सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर चॉय के लोग भी जाते हैं उसे कैद खाने से छुड़ाने। और जरूरी सामान को इकट्ठा करने के बाद ये सोल्जर सबको अपना प्लान बताता है कि वो किस तरह से यहाँ से निकलेंगे। और उनका प्लान होता है कि चोरी छुपे यहाँ से कोल्ड बेड के सहारे जहाज पर जाना ताकि वो आसानी से इस आइलैंड से निकल सके। और इस काम के लिए ये लोग डायनामाइट्स और गन जैसे हथियार भी अपने साथ रखते हैं एज अ बैकअप प्लान, ताकि जापानीज अगर उन पर अटैक करें तो ये भी उनसे लड़ सके। और पूरी तैयारी के साथ ये सब निकल जाते हैं चोरी छुपे यहाँ से कोल्ड बेल्ट की ओर। और एक जगह पर जब इन्हें जापानीज सोल्जर दिखाई देते हैं तो उनका ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ता है मिस्टर ली, और ऐसा करते ही पाक यंग उन सबको मार डालता है बिना टाइम वेस्ट किए। तो वही चॉय यहाँ से अपने गैंग के साथ नहीं निकल रहा होता, इसे बदला लेना होता है उस कोरियन गार्ड से, और इसलिए ये हथियार निकालकर सीधा निकल जाता है उसे मारने के लिए। तो वही ये लोग सेफली यहाँ से निकल रहे होते हैं बिना किसी की नजर में आए। बट यहाँ पर जापानीज लोग अपने गुस्सा निकालने के लिए उन कोरियंस की रहने वाली जगह पर आग लगा देते हैं, और जब ये देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कि बंधे हुए हैं तो ये शोर मचाकर सबको जगा देते हैं कि कोरियंस यहाँ से भाग रहे हैं। और सायरन की आवाज सुनकर सब के सब किसी तरह से यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं उस कोल्ड बेल्ट के सहारे, जो कि वजन बढ़ने की वजह से टूट जाती है, जिससे यहाँ पर हमें एक 20 मिनट की एंडलेस जंग देखने को मिलती है, जिसमें ये लोग भी कुछ हद तक उनका सामना करते हैं थोड़े बहुत हथियार के साथ। बट जापानीज इन पर काफी भारी पड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं होती। और सुबह होते होते यहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है, और इस आखिरी वक्त में यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आता है चॉय अपने लोगों के साथ। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर ली उस स्टील के कोल्ड बेल्ट को उठाने लगता है ताकि उसे सीढ़ियों की तरह यूज करके यहाँ से निकल सके।
और उसको ऐसा करते देख हर कोई इसको साथ देने लगता है और उस पुल पर रस्सी बांधकर ये उसे और भी ऊपर करते हैं ताकि ये उसे फाइनली यूज कर सके। और इस बीच खतरनाक जंग भी चल रही होती है जिसमें चॉय उस कोरियन गार्ड को मार देता है, बट वो एंड तक खुद भी नहीं बच पाता और उसके मरते ही सभी जापानीज सोल्जर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं इन लोगों को, जिनमें से सबसे गुस्सा दिलाने वाला कैरेक्टर होता है ये पर्सन जो कि सभी लोगों को मार रहा होता है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। और ये मिस्टर ली और पाक युंग को गोली मारकर घायल भी कर देता है और जैसे ही वो उन्हें पूरी तरह से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अपने डैड को बचाने के लिए सुही उठा लेती है एक पेट्रोल बम और सीधा फेंक देती है उस कमीने पर, जिसके फटते ही वो जरूर नर्क की आग में जला होगा। और उसको जलता देख सभी जापानीज फायरिंग करना बंद कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पाक युंग उसका सर काटकर अलग कर देता है एक तलवार से और घोषणा करता है कोरियंस की जीत की कि अब किसी को भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा होते ही सब कुछ थम सा जाता है, कोई भी जापानीज दोबारा किसी पर अटैक नहीं करता। और इस बात से आप ये चीज समझ सकते हैं कि जंग में किसी भी सोल्जर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ अपनी लीडर की बात मानते हैं और उसके मरते ही कोई भी कुछ भी करने लायक नहीं रह जाता। और ये सोल्जर बचे कुछ अधमरे लोगों को लेकर निकल जाता है कोरिया की ओर, जहाँ पर ये रास्ते में ये न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक को भी विटनेस करते हैं जो कि अमेरिका गिराता है नागासाकी पर। और मूवी के एंड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि हिरोशिमा कोल माइन को 1890 में शुरू किया गया था और तब से लेकर उसने वर्ल्ड वॉर 2 तक जापानीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद जापान ने न्यू एनर्जी पॉलिसी अडॉप्ट की 1970 में और तभी जाके इस माइन को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, जिसे बाद में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया 2015 में, जिसमें से यूनेस्को का एक कंडीशन था कि जितने भी लोग उस कोल माइन में मरे हैं और जितने भी लोगों को फोर्सफुली वहां पर रखा गया था, जापान उसकी एक लिस्ट जारी करके सबमिट करेगा, जो कि जापान ने अभी तक नहीं किया है एज ऑन डे 2017। और ये मूवी फाइनली खत्म हो जाती है एक नोट के साथ कि मूवी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है जापान के मेजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, see ya।